नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आज हमारे मौजू रहेंगे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। आज काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। कल इसका अजलास हुआ था जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ, तमाम यानी फोर्सेस के चीफ, काबीना के मेंबरन शामिल थे, उन्होंने मंजूरी दी। ये है क्या बेसिकली उसका कहा यह जा रहा है, अभी उसका ब्लू प्रिंट तकरीबन नज़र नहीं आया और ना वो बॉडी बनी है। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये मुल्क के तमाम महकमों का अहाता करेगी, ख़ास तौर पर मईशत के ऊपर ये बाकायदा तौर पर नज़र रखेंगे कि जो मुल्क में एजुकेशन है, हेल्थ है, इवन ज़राअत है, दरिया हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पॉलिसी के तहत ही आगे चलाई जाएंगी और जहाँ जहाँ कोई लूप होल्स हैं उनको बेहतर किया जाएगा। और इसके लिए मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है वो चारों सूबों में कायम किया, जैसे दफातर भी होंगे और ये बाकायदा तौर पर मुल्क के मुआशी हालात और दूसरे जो मैटर्स हैं रिलेटेड टू इन डिफेंस भी वो उस पर नज़र रखेगी। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में केस सबका चीफ जज राना शमीम साहब के तौहीन अदालत का चल रहा है, उसमें एक नया मोड़ आया कि आज वो लिफाफा खुल गया जिसमें उन्होंने सील्ड, यानी उन्होंने कहा मैंने अपने पोते को दिया था, मैंने मंगवा लिया। अब यह है कि अगले महीने की 5 तारीख को उस पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। कहा यह जा रहा है कि ये मसला सीरियस होता जा रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंस में जो शोर मचा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार, इन्होंने एक रिट पटिशन दायर किया है कि मियाँ नवाज शरीफ की सज़ा को मुअत्तल किया जाए। इस पर बात करेंगे। और आसफ रज़ादारी साहब ने इसकी साइड बाई साइड लाहौर में कहा कि मैं वहाँ टेंट लगाने जा रहा हूँ, आइंदा क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब और ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब, और माहिर कानून हमारे साथ मौजूद रहेंगे अजहर सिद्दीक साहब। वेलकम टू द शो। ये ब्रिगेडियर गजनफर साहब, फिर पहले आपका स्टांस ले लें कि ये है क्या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, क्योंकि इस तरह का ये नया एक बनी है कमेटी या कौंसल बनी है, इनके ये अहाता क्या देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। असल में जैसे आपने इसके नाम से तस्दीक कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी यानी कौमियत कौम के हिसाब से रिलेटेड एक चीज़ है जिसके अंदर सिक्योरिटी का एलिमेंट शामिल किया गया है। अब सोचने की चीज़ ये है कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है। हमारे ममालिक में ज़्यादातर, हमारे मुल्क में ज़्यादातर सिक्योरिटी को सिर्फ जो दिफा है या जो आपके बॉर्डर के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट है या जो फौज आप खड़ी करते हैं उससे रिलेट किया जाता है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के असल मायने में जाके देखें तो सिक्योरिटी सिर्फ डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड नहीं होती। सिक्योरिटी में वो तमाम एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं, वो तमाम चीज़ें शामिल होते हैं जिनसे भी अपने इंट्रोडक्शन में निशानदेही की, जिसका ताल्लुक से भी है, जिसका ताल्लुक सेहत से भी है, जिसका ताल्लुक आपके सोशल सिस्टम से भी है, जिसका ताल्लुक आपके जो माशी आदाद हैं उससे भी है, जिसका ताल्लुक आपकी इंटरनल बल्कि इवन देन इरिगेशन से भी है, जो अब तक एलिगेशन है कि दरियाओं को बेच दिया गया। अगर ऐसी कोई बॉडी होती तो ये फिर वसी इस पर डिबेट हो सकती थी। जी बिल्कुल। एक आप ये समझ कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक बुनियादी स्टोन है, एक बुनियादी सतून है जिसको बेस बना के आप अपनी बाकी जो पॉलिसीज हैं, जो आपकी तालीम से लेके, सेहत से लेके, इकोनॉमी से लेके एक आम आदमी की वेलफेयर से रिलेटेड होती हैं, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, आपके रोजमर्रा के मामलात से रिलेटेड होती हैं। और जिनका बुनियादी नुक्ता नजर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया कि एक मुल्क के अंदर वेल बीइंग ऑफ द पीपल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रनिंग गवर्नमेंट। तो ये जो वेल बीइंग ऑफ द पीपल है ये आप किस तरह अचीव करेंगे? ठीक है, उसी तरह अचीव करेंगे जब आपकी पॉलिसी फ्यूचरिस्टिक होगी और रियलिस्टिक होगी। अब उनको फ्यूचरिस्टिक और रियलिस्टिक किस तरह बनाएंगे, उसके लिए आपको कोई बुनियाद की जरूरत होगी। उस बुनियाद के ऊपर आप बाकी चीजों को जो है रिलेट करेंगे। तो ये एक पीटीआई की हुकूमत की तरफ से मैं कहूंगा कि अच्छा कदम है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि क्या इस चीज को आगे उस तरह चलाया जा सकेगा जिस तरह आज आपको इसको विजन के तौर पे सोच रहे हैं। क्योंकि किसी भी मुल्क में लीडरशिप की जिम्मेदारी जो होती है वो डे टू डे गवर्नेंस की नहीं होती। उसके लिए तो आपने मैनेजर्स रखे होते हैं। बुनियादी चीज जो चाहिए होती है
वो जरूरत होती है कि आप मुस्तकबिल के अंदर जाके किस तरह देखते हैं कि एक रियासत किस तरह चलेगी मुस्तकबिल के चैलेंजेस के हिसाब से। जी जी तो अगर आप उस चीज को सही तरीके से देख सकते हैं तो इसका मतलब है यू आर सक्सेसफुल लीडर। अगर आप उसको नहीं देखते तो फिर तो आप एक ऑर्डिनरी लीडर के तौर पे चल रहे होते हैं। अभी यहाँ पे हमारे वहाँ माजी में होता ही आया है कि एक हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है, दूसरे आने वाली हुकूमत जो है उसका बेड़ा गर्क कर देती है, सिर्फ इसलिए कि ये फलाने शख्स ने बनाई थी, फलानी हुकूमत ने बनाई। जी मुस्तकबिल में जो काम होगा वो ज्यादा अहम है और उसको देखने की जरूरत है। एंड आई विश उसको बुनियाद बना के आप अगले हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, अदारे हैं, चाहे वो सिविल सेक्टर में हैं, चाहे वो अपना प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो अपना हुकूमत के कंट्रोल के अंदर है, वो अपनी अपनी वो तमाम ऑब्जेक्टिव सेटल करे जो एक पॉलिसी के लिए वैसे ब्रिगेडियर साहब अगर ये काम अगर ये ज़ाहिर है पता नहीं अभी ब्लू प्रिंट आएगा कहाँ कहाँ इनका डोमेन है, लेकिन आपको पता है क्योंकि हम सारे देहाती एरिया से ही हैं कि ये गन्ने का इलाका है, ये काटन का है, कितनी हमें रिक्वायर है, कितनी हमें यानी ज़रूरत है इस इलाके में ये चीज़ हो सकती है। और हाउसिंग सोसाइटी जब फैल रही हैं या शुगर मिलें बगैर यानी इजाज़त के वहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, ये इसका मतलब ये कि जितनी मुल्क को कोई ज़रूरत होगी कोई पॉलिसी के तहत उतने इलाके को बस आप कर भी सकते हैं कि इतनी नीड है, इतनी स्टोर हम गंदम को कर सकते हैं, इतने चावल हम स्टोर करेंगे, कितने साल के लिए करेंगे, आयल हम किस तरह स्टोरेज करेंगे। मेरा ख्याल है ये भी तो इसमें आएगा। हेलो जी 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 ब्रिगेडियर साहब आपकी आवाज़ आ रही है? सर दोबारा मिला लूँ। जी ब्रिगेडियर साहब आप बात करें। जाकर साहब आप बात करें क्योंकि मेरा ड्रॉप हो गई कॉल, तो उसमें ड्रॉप क्योंकि मिला रहे हैं वो। जी बात बड़ी अच्छी बात है। इससे सिक्योरिटी पहले पॉलिसी एक नेशनल सिक्योरिटी प्लान बना था, आपको याद हो, उसकी भी बड़ी तारीफ वो हुई एक्शन थी। नेशनल एक्शन प्लान बना था। वो नेशनल एक्शन प्लान था ना, हाँ। उसमें भी वो नेशनल सिक्योरिटी कवर होती थी, तो नेशनल एक्शन प्लान भी बना था और उसके ऊपर भी बड़ी उस वक्त तारीफ हुई थी। ये बात ब्रिगेडियर गजनफर की बिल्कुल सही है कि हमारी पॉलिसीज़ में और हमारे हुकूमत करने के अंदाज में तसलसल नहीं है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक हुकूमत बनाती है, उनके मुखालफिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो उनकी हर स्टेप को गलत साबित करते हैं। और वो फारसी की बड़ी मशहूर कहावत है, हर के आमद अमारत नौसाख। ब्रिगेडियर साहब जरा मैं वो बात कर लूँ। हर कोई नई चीज बनाना चाहता है। सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आप करें। सर अस्सलाम वालेकुम। बिजी दुनिया क्योंकि ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब बात कर रहे थे, आज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर हम बात कर रहे हैं और राना शमीम पर, ठीक है ना जी। तो फिर आप लाइन पर ही है ना सर? जी लाइन पे। बहुत शुक्रिया जी। जी ब्रिगेडियर साहब आप बात मुकम्मल करें ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब, क्योंकि फिर आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, फिर मैंने ब्रिगेडियर तूर साहब बात कर रहे थे। तो मैं ये सिर्फ आपसे अर्ज कर रहा था कि आने वाले दिनों में क्योंकि आपने जो मुस्तकबिल में जिस तरह आप चीज़ों को देख रहे हैं और जो पाकिस्तान की आज जो स्टेट चल रही है जिसमें इकोनॉमी पे आपकी बहुत बड़ा प्रेशर है और प्रेशर है बल्कि इकोनॉमिक चैलेंजेस भी आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी इंटरनल जनरेशन जो थी चीज़ों की वो तरीक़ाकार से नहीं हो रही जिस तरह तरीका। इससे एक और भी शकूक पैदा हो जाएंगे कि ज़ाहिर है हुकूमत पॉलिसियाँ बनाती है, कोई भी बनाती है, उसका डोमेन है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब अगर इसमें सारे आर्मी चीफ्स भी आ गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी समझ लें, उसमें कैबिनेट भी आ गई है, तो फिर ये एक मुश्तरका हुकूमत नहीं चल पड़ेगी। नहीं, मेरा यही मतलब है कि जब जिस हुकूमत ने बनाई है उन्होंने इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा है। जिस तरह आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि ये एक सेक्रेटेरिएट भी बनाया जाएगा और उस सेक्रेटेरिएट का काम होगा कि वो उन तमाम चीजों को देखे जो मुस्तकबिल में होनी है। तो इसको तो फिर गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसको तो लोगों की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लेना चाहिए ना। यस कि कैबिनेट जब एक चीज अप्रूव कर ऐसे ही है। अच्छा जी अजय सदीक साहब आप सुन रहे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी काबीना ने मंजूरी दे दिया है, इसमें यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी का मतलब डिफेंस नहीं होगा, बॉर्डर्स नहीं होंगे, इसमें एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन, वो सारे डिपार्टमेंट के मुल्क को क्या रिक्वायर है, जंग के दिनों में क्या है, आम हालात में यानी किस तरह मुल्क में
किस तरह तालीम होनी चाहिए, ये क्या होनी, ये इस तरह की बनी है। क्या कहते हैं इसके मुताल्लिक? देखें अपना इकबाल शाह साहब, ये जरूरत थी इस अमर की कि यानी इस इशू के ऊपर बातें होनी चाहिए थी खुलकर। और ये जो है ना, बुनियादी तौर पर जो पिछले आपके जितने हुक्मरान हैं उनका काम तो कोई और था, उनके एजेंडे तो बाहर के ममालिक का या बाकी लोगों का मामला लेकर चलना था। मैं ये नहीं कहता कोई बड़ी परफेक्ट बनी होगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि इसमें कई चीजें आने वाले दौर में बेहतर तो होंगी। कुछ एक चीज तो सामने आए ना, उसमें कुछ कमियां होंगी, कोताहियां होंगी, कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, लेकिन जब ग्राउंड पे आएंगी ना तो फिर आपको आसानी रहेगी। यानी वो नहीं हो सकेगा कि जो आप नरेंद्र मोदी का, सज्जन जिंदाल का या मित्तल वगैरह का एजेंडा लेके कमरों में बैठकर जब मर्जी बुला लें कर लें, वो अब इनके लिए हालात हो गए बड़े मुश्किल। अब उन्हें मिलने की जगह कम। तो ये मैं समझ में माइलस्टोन का लफ्ज तो नहीं कहता, लेकिन एक ये बहुत अच्छी कोशिश और नहीं, ये माइलस्टोन है, इसमें फॉरेन अफेयर है, इंटीरियर है, एजुकेशन है, दरिया है, सब कुछ है। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि असल देखिए ना कि यहाँ आप इससे पहले क्या था, इससे पहले अपना खानदानी एजेंडे थे ना सारे, कि उन्होंने खानदानी लोगों को नवाजना है, खानदानी मसाइल के हल देख रहे हैं, उन्हीं के कारोबार देख रहे हैं कि वो खास तौर पर जो इन खानदानों के कारोबार हैं उसी को वुसअत देनी है और उसी चीजों को लेकर चलना। किसी ने पाकिस्तान की तरफ या स्टेट्समैन होने के हवाले से नहीं सोचा। तो ये कोशिश ऐसी है कि जो पाकिस्तान को सही डगर पे ले आएगी और आने वाले दिनों में एक लाइन डायरेक्शन दे देगी, और तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा इन चीजों को बाईपास करना। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये छोटा काम नहीं, लेकिन आप देखें ना कि एक मुल्क में जमहूरियत है और हुकूमत मौजूद है, कई दफ़ा इंटरिम गवर्नमेंट आती है, कई दफ़ा हुकूमत नहीं होती, मुल्क के जो हालात होते हैं। अब ये अगर बाकायदा तौर पर शेयरिंग है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, फौज की, आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं और फिर वफाकी वज़रा हैं, जब वज़रा नहीं होंगे इसकी फिर इस तरह की तो कोई उन्होंने ब्लू प्रिंट बनाया ही होगा। अभी तो इसी सोच रहे हैं कि कैसा होगा ये। देखिए ये बेसिकली पॉलिसी जो है फेडरल गवर्नमेंट का रूल्स ऑफ बिजनेस और आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 90 और 91 को सामने रखते इख्तियार मौजूद है। और आपको पता है अदालतें भी पॉलिसी के मामलात में ना मुदाखलत नहीं करती हैं। तो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है ना आपका जायज, यानी बाकी ममालिक में देखे हैं तो उन्होंने आने वाले 50 साल तक के हवाले से एक लाइन एजेंडा, एक पॉलिसी सेट कर लिया और कोशिश करते हैं उसकी उम्र। यहाँ पिछली गवर्नमेंट में तो आपको पता है रस्तू जैसे लोग और वो इस तरह के लोग जिनको अपनी समझ बूझनी थी वो आगे हमें समझा रहे थे कि हम चीजों को किस तरह लेकर चलेंगे। तो यहाँ एक नहीं, अगर सदीक साहब सियासी हुकूमत जो मुंतखब है ये आइंदा बिल्कुल आजाद है ना, फैसले कैसे करेगी? देखिए मैं फिर वही बात अर्ज करूं कि एक चीज अब आपके सामने आ चुकी है। कल कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी तरीकाकार हो, अब आपके पास फ्रेमवर्क एक आ चुका है। उस फ्रेमवर्क के मुताबिक अब देखिए क्या इश्यूज है नेशनल सिक्योरिटी में। कई ऐसे स्ट्रेटेजिक इश्यूज है जो नहीं आते रहे, जैसे अभी फूड के हवाले से बात किया, फूड शॉर्टेज देखे, फूड सिक्योरिटी देखे आप, चीनी, गंदम, आटा, फिर आप ऑयल स्टोरेज के हवाले से मामला था कि ऑयल के रिजर्व कम या ज्यादा होने से, ये सारे आपके मामले नेशनल सिक्योरिटी से इनडायरेक्ट तरीके से स्ट्रेटेजिक इश्यूज है। तो इस पे तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में ये चीजें अगर ये गवर्नमेंट का एक क्रेडिट तो जाता है ना, उन्होंने फूड वाले मामले को भी सीरियस दिया, चीनी ले लें, गंदम ले लें, अजहर साहब आपने ना वो राना शमीम के साथ हमारे साथ रहे ना, ब्रिगेडियर लियाकत साहब अब काफी देर से वेट कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब बातें आपने सुनी है, क्या कहते हैं? क्योंकि सवाल मैं नहीं करता, क्योंकि मैं तो एक बात पे हैरान हूँ कि क्या 70 साल से हम बगैर पॉलिसी के चल रहे थे। बड़े बड़े जोखादरी जर्नैल आए इस मुल्क पे हुकूमत कर गए, बड़े बड़े अरस्तू किस्म के पॉलिटिशियंस आए जिनको हम कहते हैं कि वो अभी तक जिंदा हैं, वो भी बगैर पॉलिसी के चल गए। क्या हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी? और क्या ये जो पॉलिसी बन रही है क्या ये पार्लियामेंट ने अप्रूव की है? करेंगे क्या पार्लियामेंट में डिबेट हुई है? काबीना ने तो अप्रूवल दे दी, लेकिन क्या पार्लियामेंट में डिबेट हुई है? होगी। आपका आइन हर शहरी को जानो माल और इज्जत की हिफाजत की जमानत देता है, फंडामेंटल राइट्स में है, और सबसे बड़ी सिक्योरिटी पाकिस्तानी शहरियों की आइन की ये जमानत है। और हम कैसे कह सकते हैं कि कोई पॉलिसी ही नहीं थी? आपके आइन में लिखा है। हाँ, ये सही बात है कि जिंदगी के हर शोबे में सिक्योरिटी का पहलू होता है। अगर ये मान लिया जाए,
آپ نے جو کہا کہ زراعت میں بھی ہے، ایجوکیشن میں بھی ہے، تعلیم میں بھی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں سیکیورٹی کا پہلو لیکن ہے. غلطیوں سے سبق اور تو یہ اچھی سیکھنا ہے بات نا. ہے کہ آج انہوں نے ایک سیکیورٹی پالیسی بنائی، لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم اس سے پہلے 70-74 سال سے بغیر پالیسی کے چل رہے تھے تو پھر تو لوگوں کو پھر نکلنا چاہیے زمین کے اندر سے اور پھانسیاں لگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس سیکیورٹی پالیسی ہی نہیں تھی. پھر وہ میں نے کہا کہ فارسی میں کہتے ہیں نا، ہر کے آمد عمارت نو ساخت. جو آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں پہلے، ابھی چند دن پہلے باتیں ہو رہی تھیں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے اور یہ جو نظام ہے یہی خراب ہے. تو وہ فارسی کی کہاوت پاکستان پہ فٹ آتی ہے، ہر کے آمد عمارت نو ساخت، اور ملک ہے کہ ہمارا کہ چلتا نہیں ہے، نہیں. لیکن اقتصاد سنبھلتا نہیں ہے. اگر پریزیڈنشل ٹرنور ہم نے گزارا، آرمی کا بھی گزارا، جی ہاں. سیاسی بھی گزارا، جی ہاں. مجھے بتائیے 1988 کے بعد کوئی فوڈ سیکیورٹی کے لیے گودام ہم نے بنایا؟ نہیں، بالکل میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی پالیسی تھی اور اس پہ مختلف حکومتیں عمل کرتی رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پٹاری میں سے کیا چیز نئی نکلتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے اگر صدیق صاحب کہہ رہے ہر آنے والا ہیں یہ بہترین ہے. ہمارا سب سے بڑا خطرناک سیکیورٹی پہلو یہ ہے کہ ہر آنے والا پچھلی حکومتوں کو ثابت کرتا ہے کہ یہ بالکل بیوقوف تھے، ان کے سر میں بھوسا بھرا ہوا تھا اور اوپر سے یہ غدار بھی تھے. یہ رویہ جب تک چلا جائے گا یہ ہمارا سب سے بڑا سیکیورٹی ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں دوسرے ملکوں کو دیکھیں، وہاں پالیسیوں میں تسلسل ہے. ٹرمپ چلا جاتا ہے، بائیڈن آ جاتا ہے، اس سے پہلے جارج بش تھا، اس سے پہلے ان کی ایک پالیسی ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں. جی بریگیڈیئر غضنفر صاحب بتائیے، جو یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کیا کہیں گے؟ تو ذرا شارٹ کریے کیونکہ اگلے سوال کی طرف جانا پڑا. جو شکوک و شبہات تو خیر پیدا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس کی شکوک یہ جو چیزیں نکلی ہیں وہ صرف اس وجہ سے نکلی ہے کہ آپ ماضی میں ان چیزوں کو فالو نہ کر سکیں اور آپ ان کو سیاست کے طور پہ لیتے رہے. اگر آپ ان کو سیاست کے طور پہ نہ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ جیسے وزیر صاحب نے کہا کہ آپ بہت بڑے لوگ آئے جو رہ کے چلے گئے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ آپ نے کس طریقے سے پاکستان کے اندر مختلف پالیسیز کو بنانا ہے، مختلف پالیسیز کو تفویض کرنا. اب شکوک تو ہے یہ اس لیے کہ پہلے آپ نے کام جو نہیں کیا، جو بنیادی کام تو آج سے 70-78 جب آپ میں ہمیں آزادی آئی تھی اس وقت ہونا چاہیے تھا نا، تو وہ نہیں ہوا کام. اب اگر یہ چیز ہوئی ہے تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جو حکومتیں ہیں. پلیز رکیے گا حضرت صدیق صاحب، حضرت صدیق صاحب، یہ کوئی ترکش ماڈل تو نہیں آ رہا؟ کیونکہ قوم تو ڈری ہوئی ہے کہ کئی دفعہ سیاست لپیٹی بھی جاتی ہے، اور پھر اگر یہ باڈی، کیا وہ جو لوگ بارش اقتدار ہوں گے یا ان سیٹ ہوں گے یا ان سروس ہوں گے وہ ممبر ہوں گے، یا کس طرح کا یہ آپ سمجھتے ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تجویز بھی تو ہمیں دینی نا، ابھی بلیو پرنٹ تو پارلیمنٹ میں آگے پھر ڈسکشن بھی ہونا ہے. اچھا دیکھیں، بات ابھی فی الحال جو کہ یہ بیسیکلی ورکنگ پیپر یا پالیسی کے حوالے سے، میں نے جیسے کہا نا، یہ خد و خال جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے نا، اس میں بہت سی چیزیں جب قانون بن جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ مائنس ہوگی، ڈسکشن ہوگی. کم از کم دیکھیں نا ایک لائن آف ایکشن جو ہے نا، جہاں تک ٹرکش ماڈل پہ میں اس کو دیکھیں رول آؤٹ نہیں کرتا، لیکن وہ یاد رکھیے گا وہ کسی طرح سے بھی سوٹ نہ کر سکا. کئی ریزن ہے، کہیں سوٹ کر گیا نہیں گیا، ہمیں ان کی طرف نہیں، ہمیں تو اپنے جغرافی حالات کے مطابق. اور پاکستان نے چونکہ آپ کو پتا ہے بڑی مشکل سے اب امریکہ سے جان چھوٹی ہے، اور ہمارے پیچھے وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان ڈی اسٹیبل ہو جائے، سی پیک یہاں سے ختم ہو جائے اور پاکستان دوبارہ اندھیروں کی طرف چلا جائے. وہ دیکھیں وہ فورسز بھی ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں. تو ہمیں یہ بھی سوچنا یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر یہ جو ڈاکومنٹ یا پیپر ہے یہ ایسا ایک بنے کہ کل جو، اور یاد رکھیے گا اگر اس میں آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستانی فوج کے حوالے سے اگر وہ ان کے خدشات کو دور نہیں کیا گیا اور ان کو ٹوٹل آن بورڈ پہ رکھا گیا ہوا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے وہ ادارے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ وہاں بھی ساروں کو کسی کو اس پہ اعتراضات نہیں ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ متفقہ آئین کی طرح پر آپ یہ اس طرح بنا لیں، کیونکہ یہاں آپ کو پتا ہے جو ملک دشمن ایجنڈا لے کے لوگ چلتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے. فارن افیئر بھی ہے، انٹیریئر بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ حکومت کا ایک نیا ماڈل آ رہا ہے. نیشنل ڈائیلاگ آپ اس میں کرنا چاہیں رک کر لیں، لیکن بات وہی ہے
स्टेट्समैन के तौर पर गवर्नमेंट को आगे आकर इस मुल्क को के खिलाफ चलने वाले हर दुश्मन का ये जो एजेंडा लेकर सोकॉल्ड लिबरल और पाकिस्तान मुखालिफ जो इंडिया एजेंडा लेकर चल रहा है। शेख साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाना, हमारे साथ ही क्या बड़ा अगला बड़ा जरूरी है आपके लिए उसका टेक लेना। ब्रेक से 1 लाइन में ब्रेक की तरफ जाना है, क्या कहेंगे? आप जाइए, ब्रेक लीजिए, लेकिन मुझे बड़ी इस बात पे हंसी आ रही थी कि वज़ीर आज़म ने जो एक बैनुल-अक़वामी फोरम पे कहा था कि जर्नैलों में तो अकल कुछ नहीं होती, उनको सिर्फ ये पता होता है गो कैप्चर दैट हिल, तो ये वो करेंगे, उसको सारा हॉल हंस पड़ा था। अब कह रहे हैं लोग कि जर्नैलों में हमारे साथ रहिएगा, आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी। साबका चीफ जज गिलगित-बल्तिस्तान, उन्होंने एक नया पटारा खोला हुआ है। उन्होंने जो एफिडेविट दिया है, जिस वक्त मरियम नवाज साहबा की या किसी की पेशी थी, तो उन्होंने कहा जी मेरे सामने एक टेलीफोन हुआ था, मैं बैठा हुआ था, 3 साल बाद उनका ज़मीर जागा। उन्होंने लंदन में जाके अपने भाई की फौती दी, कोई परवाह नहीं की, लंदन जाके और फिर मुबैना तौर पर वो जहाँ जाके साइन कर रहे थे। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी तरीके साबिक जजेस को सोचना चाहिए कि ज़मीर भी जागा तो कब जागा। एक नसीम हसन शाह का भी जागा था, वो यहाँ फिरता रहा, वो कहता रहा कि मैंने जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को गलत फांसी दी थी। ये फिर मैं समझता हूँ कि ज़मीर अगर जापान में जाता तो लोग खुदकशी कर चुके होते। अज़हर सिद्दीक़ साहब क्या कहेंगे, आज क्या हुआ? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं तो बहुत पहले दिन से क्या कहता हूँ कि ये तौहीन अदालत है, ये अदलिया को पाकिस्तान को बदनाम करने की एक बैनुल-अक़वामी साजिश है। और मैंने कड़ियां से कड़ियां मिलाई थी, जैसे अमेरिका में बैठकर अहमद नूरानी ने वो जोड़ के और क्लिप जोड़ के वो टोटे जोड़ के एक ऑडियो लीक कराई, फिर आपके सामने ये एफिडेविट आया, फिर यही बात नहीं रुकी, फिर मामला आपको पता आसफा जहांगीर फाउंडेशन का एक सेमिनार कराया गया, फिर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट आई जहां बताया गया कि पाकिस्तान 130 नंबर पे है। अगर इन सब कड़ियों को मिलाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये एक इंटरनेशनल एजेंडा था और इसके पीछे 100% पाकिस्तानी दुश्मन और शरीफ खानदान था। और ये सारे जो है ना नैद, और अभी मैंने जो राना शमीम के हवाले से जितनी तहकीक करके आप परेशान हो जाएंगे, ये वो आदमी है जो 2008 के अंदर इसको एडिशनल जज कंफर्म नहीं किया कि इसने 1946 की जगह 1950 अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर ली, इसको वहां से निकाल दिया गया, जज ना बुलाया गया, कंफर्म ना किया गया, इसको जाके चीफ जज नवाज शरीफ ने अपने खास जवाबदेही इख्तियारात पे लगा दिया और 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट दी। ये 2015 जुलाई में लगा और अगस्त 2018 में हटा दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। उसके अंदर खुद ही अपने जाने से पहले ये बैठता है और अपने लिए पेंशन को 6 करोड़ रुपया 250 सीसी की अपना टोयोटा फॉर्च्यूनर अपने और मुलाजमीन ये सारा कुछ ये ऑर्डर के जरिए पाकिस्तानी कौम का पैसा और लूट के ये ले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, 2 साल तक नहीं लग सकते, उम्र आपकी रिटायरमेंट 65 साल है, 65 साल की उम्र में जाके आप लगे हैं। फिर आपने क्या किया, आसफ अली जरदारी से फोन कराया नवाज शरीफ के जरिए कि जनाब इसको वहां पर अपना बना देंगे जुल्फ़िकार भुट्टो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। 30 लाख रुपया आप अंदाजा लगाएं, इनके कौम इनके खानदानों का पैसा है, जो कौम का पैसा 30 लाख रुपया काम क्या कर रहे हैं, जाते वानी उनको छोड़े। असल बात की तरफ आपके सामने में आता हूँ कि ये साहब पहले गए अमेरिका के अंदर, अमेरिका में वो बाकायदा ऑडियो सही गई, उसे अपना अहमद नूरानी के मुलाकात गालबन इनकी हुई और उन्होंने ऑडियो सुनाई ने पक्का किया। फिर ये 2 दिन के लिए लंदन आते हैं तो वो आगे गेम प्लान तैयार है, आपको पता है, और कैलगरी फाउंड के अंदर ही वो एफिडेविट तैयार होता है और वो ही ग्रुप सारा तैयार करता है। नवाज शरीफ का खान मुलाजिम है हसन का वकाल, वो बुलाता है, वो लेके आता है, फोन गालबन नासिर भट्ट का इस्तेमाल होता है। और नावल आर के अंदर ये मैं बहुत पहले 26 नवंबर को मैं बकायदा ये लीक कर चुका था, ये सारी बता चुका था कि वही बैठकर एफिडेविट साइन प्रोग्राम सुना था मैंने, पता ही नहीं था। और जो आज जो सील करने का खोलने का कहा गया, पता लगा जो सील कोई नहीं था, ये भी रिकॉर्ड के अच्छा, कुछ सवाल कुछ इतना रह जाएंगे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिलाना जस्टिस ने कहा कि मेरे बारे में कहा गया कि जनाब मैंने कुछ शरीफों से डील कर ली, यहाँ रिलीफ जो मिलता रहा, यहाँ पर जमानतें जो हो गई थी और मेरे लंदन में फ्लैट लेकर दिए हैं आप और अनसार बाजी वगैरह को पूछा दिनों में पता चलेगा कोई एफिडेविट दे रहे हो, ये सारा कुछ लिख देंगे। यानी साबित ये किया कि एफिडेविट की हैसियत कोई नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज आप अदालत के बारे में लिखा दें। ये तो ऑब्जर्वेशन है ना, ये तो ऑब्जर्वेशन है, जजेस ऑब्जर्वेशन देते हैं, देख के फैसला क्या आता है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, ब्रिगेडियर गजनफर साहब क्या कहेंगे, ये जो
जजेस के जो ख़ास तौर पर ज़मीर जागा है राना शमीम का, वो जिस तरह से सदीक साहब बता रहे थे, डेट ऑफ बर्थ इसने चेंज की, वहाँ से निकाला और फिर यहाँ लग गया 65 साल की उम्र के बाद, फिर चांसलर लग गया सिंध में, और अब लंदन जाके एफिडेविट किसके साहब ने साइन किए। तो ये इस वक्त केस तो चल रहा है। क्या कहते हैं इनका ज़मीर के मतलब थोड़ा कि कब जागता है कब नहीं जागता है, पैसों के लिए जागता है? जी ब्रिगेड साहब, आवाज आ रही? जरा मदर दोबारा मिलाओ। जी ब्रिगेड अपना लियाकतूर साहब, कब ज़मीर जागते हैं? मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसी बातें जो हमारी ज़मीर जागते वकार पे असर अंदाज हों वो नहीं करनी चाहिए। अब मामला सब जुडिस है, नहीं सब जुडिस तो आएगा, ऑब्जर्वेशन चल रही हैं। अब देखो बड़े सीनियर वकील हैं और उन्होंने सारी बातें खुद भी प्रोग्राम किए। क्या वकला कर सकते हैं, उनको समझ है। मैं समझता हूँ कि जो बात अदालत में है वो अदालत को डील करने दें, जो होगा वो कबूल करना चाहिए। वो तो फैसला कबूल करना पड़ेगा, वो तो जाहिर है मैंडेटरी है, करना है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहरहाल एक एज ए अवाम जो मुतासर होते हैं कि ऐसे लोग जो तमाशा लगा के बैठ जाते हैं, ये चीज़ें नेशनल मोरल पे असर करती हैं। यही मैं कह रहा हूँ। अगर आप अवाम को ये मैसेज देंगे कि हमारी अदालतें जो हैं उनमें सब कुछ ही गलत है, जजों में कैरेक्टर भी नहीं है और ज़मीर भी बाद में जागते हैं, इस वक्त ज़मीर सो रहे होते हैं, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बयानिया है कि हम लोगों को इंसाफ देने में नाकाम रहे, क्या उनका बयानिया है? तो कौम के मोरल पे क्या असर होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि कौम रोजाना सिविल कोर्ट में धक्के खाते हैं, लोगों को पता नहीं लग रहा। लोगों को पता तो है, तो मायूसी फैलेगी फिर। और एक कौम, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, कौम सिक्योर वो होती है जो अपने गुड मुस्तकबिल में यकीन रखती है। और जिस कौम को बार बार ये बताया जाए कि तुम्हारे 74 साल से सब कुछ जो हो रहा था वो गलत था, अब हम आ गए हैं ठीक करने, बताने और ये बताया जाए कि तुम्हारे जर्नैल भी कुछ नहीं है, ये बताया जाए कि तुम्हारे जज भी खराब हैं, किसी में कैरेक्टर नहीं है, हम आए हैं ठीक करने, उस कौम के मोरल पे क्या असर होगा? मैं समझता हूँ जज अगर ये हरकतें कर रहे हैं उनको भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मामला किसी मुल्क की मजबूती का दारोमदार इंसाफ पर है ना, ये तो मानते हैं आप। बिल्कुल। आदमी क्या कहता है जी मैं आपको अदालत में देख लूंगा, तो वहां अगर इंसाफ मिल रहा हो लोअर जुडिशरी में, खास तौर पर सबसे बड़ा सिक्योरिटी का सतून ये है कि मुल्क के अवाम को एहसास हो कि हमारे मुल्क में हुकूमत ठीक है, हमारे मुल्क में पॉलिसी जो चल रही थी वो ठीक तकरीरों से बताया जा रहा, हमारा निज़ाम ठीक है और हमारे मुल्क में इंसाफ मिलता है। इससे बड़ी सिक्योरिटी की गारंटी कोई और नहीं है। आप बेशुमार दुनिया के हथियार जमा कर लें, अवाम का कॉन्फिडेंस अपने सिस्टम पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अवाम के दिमाग में ये बात कि हमारा सिस्टम, हमारे मुल्क में इंसाफ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर ऐसी बातें जो ये साबित करे कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, हमारे जजेस तक में कैरेक्टर नहीं है, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। ब्रिगेडियर साहब सुन रहे हैं मेरी आवाज़? ब्रिगेडियर साहब मेरी आवाज़ नहीं आ रही मज़र। और अगर ऐसा है तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। हज़रत सिद्दीक साहब, ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं कि जब ये बाकायदा बना लिया जाए, नैरेटिव बना लिया जाए, या समझ लो कि एक ऐसी राय कायम कर दी जाए कि हमारे जर्नैल भी नहीं ठीक, सेशनर भी नहीं ठीक, अदलिया भी नहीं ठीक, तो फिर लोग मायूस हो जाते हैं। क्या इसके लिए बताना जरूरी है या एक्सपेरिमेंट से लोग गुजरते हैं तो खुद जज करते हैं? देखिए इकबाल साहब, बात ये है कि बुनियादी तौर पर सारे सिस्टम को बदनाम कौन कर रहा है? यानी ये गुंडा मवाली आकर, चोर चक्का करप्ट आदमी आकर अपनी सारी सियासी जमातों को अपने आप को बचाने के लिए हर इदारे पे कीचड़ उछाल रहा है और गलत उछाल रहा है। या तो हो ना हकायक के ऊपर, यानी आप बुनियादी तौर पर मेरिट पर आकर केस लड़े, मेरिट पर ये केस लड़ना नहीं चाहते, और ये बयानियों को तकवीयत भी वही लोग दे रहे हैं। इसीलिए गॉड फादर या सिजिलियन माफिया यहाँ नहीं है सवाल है कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज कर रही है। चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में जितना काम हुआ, मैं तो गवाह हूँ, 110 आम आदमी के मसाइल, पब्लिक इंटरेस्ट के मसाइल हल हुए, और उस दौर के अंदर सिफारिशें नहीं चल सकी जो किसी दौर के अंदर आपके सामने ही है। जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में
सुप्रीम कोर्ट को इन्वेड कर रहे हैं यही लोग आगे थे, हमला इन लोगों ने नहीं, किया लेकिन जाता है। जैसे सजाद अली शाह का वाकया, मैं तो वहाँ इस्लामाबाद में था, वो भी रोजाना इन सारे केसेस को छोड़ के मियां नवाज का केस ले लेता था। सामने चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अब यहाँ सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट कि ये ने जो सजा अभी क्यों भी नहीं गंद दी? उठाने नहीं की चाहिए कोशिश थी ना। किसने की? इसी खानदान ने अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की। और भाई जाकर आप मनी ट्रेल दें, इनकी जायदादें, इनके पास मनी ट्रेल है नहीं, इनके पास बंदा पूछे भाई वो अभी कारोबार से अगर कमाया है तो रिटर्न दिखा दो, रिटर्न इनके पास शो ही नहीं करती। शो चलो अब हम लास्ट पर चल रहे हैं, तो बताइए मियां नवाज शरीफ वापस जो आ रहे हैं, वो कहाँ से आई वो पता कोई नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि अभी एतजाज अहसन साहब भी बात कर रहे थे कि जो बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन, ये सब लोग इस रेट पर गए हैं कि उनकी सजा फॉरएवर नहीं होनी चाहिए नाअहली की। तो इसमें क्या समझते हैं कि कौन सा, वो तो अकामे के ऊपर उनको यानी हटाया गया है, अकामा अगर वहाँ डिस्कस होता है तो क्या समझते हैं कि उनकी सजा माफ होनी चाहिए? देखिए इकबाल शाह साहब, मैं बड़ी क्लियर कर दूं, ये तो अकामा तो आप और हमको बेवकूफ बनाया ना। असल इशू अकामा नहीं है, असल इशू है मिस डिक्लेरेशन। आप सादिक और अमीन नहीं है, आपने सच बताना है। जब आप बयान, आप अपना ओथ देंगे, बताएंगे कि आपने छुपाया है, अकामा तो इशू नहीं है। इशू ये है कि आपने छुपाया है, झूठ बोला है, इसलिए आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। और जहां तक ये बात है ना कि ये तो चले, अब आपको पता है हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में सियासत घुस गई है बड़ी बुरी तरह से। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनका तो काम ही था वहां जाके नवाज शरीफ से मिलना, वो नवाज शरीफ जाकर मिले हैं वहां पर। और वहां पर नजर आ रहा है कि एक एजेंडे के तहत ये काम हो रहा है, ताकि उन लोगों को, और याद रखिएगा ये आर्टिकल 62(1)(f) क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड में है। डिस्क्वालिफिकेशन में हो सकता है कि 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसे कई जगह दी हुई है। नहीं, लेकिन वजह यह है कि कामे के ऊपर या कामे को इस्तेमाल करने के ऊपर 10 साल तक सजा हो सकती है। फॉरएवर तो शायद 10 साल से ज्यादा शायद ना हो, और ये भी हो सकता है कि जाहिर है कोई वकला तो आप ही के कह रहे हैं, एतजाज हसन ने भी कहा है कि इसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन कुछ उन्होंने कहा कि किया भी जा सकता है। ये बताइए कि 5 रुकनी बेंच ने जो सजा दी थी, अब उसके लिए कितना रिक्वायर बेंच है? फुल बेंच होगा या इतना ही काफी है? देखिए याद रखिएगा, जब एक फैसले को रिवर्स करना हो तो उसके लिए बड़ा बेंच तश्कील दिया जाता है। अब 5 रुकनी बेंच के सामने, जो कि मैं उसकी प्रोसीडिंग अटेंड करता रहा हूँ, नवाज शरीफ को नोटिस हुआ था, पूरी इनकी गवर्नमेंट थी, अटॉर्नी जनरल इनके थे उस वक्त सारे, इन सब ने 2018 और 2019 की 2018 के अंदर इनके पास पूरे मौके थे, पर ये जानबूझ के नहीं गए। लेकिन अब ये जो एक लॉ सेटल कर दिया है, 2 है, या तो अब सवाल है कि नजरसानी तो हो नहीं सकती, नजरसानी का वक्त तो गुजर गया है, अब यहाँ तक और उसकी इंटरप्रिटेशन कर चुके हैं। अब नए सिरे से बैठकर आप क्या चीज ला सकते हैं? नजरसानी तो हो नहीं सकती है ना यहाँ पर, यहाँ ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं तो जाए जाकर पार्लियामेंट में तरमीम लाए, 2 तारीख से आपको पार्लियामेंट इजाजत दे देती है तो जाए जाके कर ले, उसको तय कर दे 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। एक मिनट रुकिए, अगर मैं ब्रिगेड साहब का, उम्र है, मैं तो ब्रिगेड साहब का पॉइंट, जो जानदार ईमानदार नहीं है उसको इजाजत ही नहीं है, वो चाहे 1 दफा बोले 2 दफा बोले, उसके लिए अगर रास्ता रुकेंगे तो अगर वो क्या करेगा, वो 1 दफा के लिए झूठ बोल जाएगा, अगले साल फिर आ जाएगा। अच्छा मैं जरा ना ब्रिगेड साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए ताकि आसानी रहेगी, आपसे हम फिर बात पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे क्योंकि आप हमारे कानून है। ब्रिगेड साहब जी, अभी डिबेट चल रही थी, मैं एतजाज हसन को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा जी इसमें कुछ भी हो सकता है, यानी अगर सजा मुतली होती तो नाअहली ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, और अगर सपोज सजा जो है वो उतनी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जो अभी 5 साल हो गए हैं तो खत्म भी हो सकती है, तो फिर नाअहली जो है वो भी, उसको भी कम किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। जी हाँ, अभी ये सब कुछ तो मुनहसर है अदालत पर, और जो अदालत करेगी वही ठीक होगा। नहीं, बार काउंसिल भी इतने बड़े फोरम पर बात होती है। हम तो पाकिस्तानी कौम की वो हालत है कि होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, और समझ नहीं आती कि क्या है। बाजीचा इतफाल बन गया हमारा मुल्क, कभी सजा दे दी और फिर उस पर रिव्यू है। अल्लाह करे एक अच्छा फैसला आए, और जो भी फैसला होगा अदालत करेगी, मैं उसे कबूल करूंगा। मेरा ख्याल है हर शहरी की यही ओपिनियन। अच्छा, ये आपको किसने ऑप्शन दिया कि आप कबूल करें? कबूल करना पड़ता है, करना पड़ेगा, लेकिन
پھر ایسے بھی فیصلے ہیں جن کو عوام قبول نہیں کرتی، ہاں، یہ بھی ہے۔ ایسے بھی فیصلے ہیں نا۔ اچھا، یہ بتائیے کیونکہ میں پھر ہم تو تاریخ آپ کی بات سے اس وقت زرداری صاحب پنجاب میں اگر آ جاتے ہیں، جی مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا یدھ دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی، یا یہ اس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح مامے چاچے بن کے بیٹھے رہیں گے؟ ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہماری تاریخ میں این آر او ہوتے ہیں، ہاں، ہماری تاریخ کے اندر پارٹیاں الیکشن جیت جاتی ہیں اور پھر اسمبلی کے اندر حکومت نہیں بنا سکتی۔ ہماری تاریخ کے اندر جوڑ توڑ ہوتے ہیں، اس میں جہاز بھی چلتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، اور ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ان باتوں سے۔ تو اس میں کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا ہے، اور جو عوام کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو عوام کی ان کو روٹی کھانی مشکل ہو رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ عدالت کے اندر ہے، عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ ہم قبول کریں گے جی، ٹھیک اور کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت صدیق صاحب سے پوچھتے ہیں۔ حضرت صدیق صاحب، ہلو، اچھا، پوچھتے ہیں، درست ہے کہ پوچھتے تو ہیں، ہم تو پوچھتے ہی رہیں گے، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دیکھیے اس بحر کی لیکن تہ سے اچھلتا ہے کیا؟ اگر گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا؟ اگر مجھے بتائیے، یہ کام ایسے ہی چلتا رہتا ہے، سزا کسی کو نہیں ملتی، جی تو جرم کی سزا اگر نہ ملے تو جرم زیادہ ہو جاتا ہے، جی اگر آدمی کو انصاف نہ ملے تو معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، ذاتی لوگ انتقام کی طرف بڑھ جاتے ہیں، بالکل۔ اور انارکی پھیلے گی تو پھر آپ دیکھیں افغانستان اور انڈیا تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ انارکی پھیلے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنا آدھا جسم کٹوا چکے ہیں انارکی سے، اپنی پالیسیز کے، اپنے غلط فیصلوں سے، اور اپنی خود غرضانہ پالیسیز سے۔ تو ہم سے زیادہ کس کام کو تجربہ ہے انارکی کا، اور ہم 22 سال ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، بچے کٹوائے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ختم نہیں ہوئی ہماری جو آزمائش تھی، دیکھو، وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے تھی، اور اگر ہم پھر بھی اپنے آپ کو صحیح ڈگر پہ نہیں لا سکتے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ ایسے فیصلے ہوں جس سے پاکستانی قوم صحیح رستے پر آ جائے۔ آپ ایز اے فوجی سٹیک ہولڈر ہیں، اور میں سمجھتا ہمارے محافظ بھی ہیں، تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچے کٹوائے، تو جو ملک کے جو نادار، بے بس، بے کس عوام جو ہیں، جی جن کا یہاں جو بھی آئین میں لکھا ہوا ہے ان کے آرٹیکل میں کہ جی ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، ان کی نسل در نسل یہاں مار کھا رہی ہے، تو پھر سسٹم کو چاٹ رہے ہیں۔ مثلا اگر کوئی آدمی باز نہیں آتا تو پھر آپ انتشار کی اگلی صورت بھی تو دیکھیں۔ پھر ایک وہ قوم ہوتی ہے جو خود صحیح رستے پر آ جاتی ہے، ایک وہ قوم ہوتی ہے جس کو حالات پھر صحیح رستے پر لاتے ہیں۔ تو پیشتر اس کے کہ حالات آپ کو صحیح رستے پر لائیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود صحیح رستے پر آ جائیں، اور ہمارا سروائیول اس میں ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بڑا کنفیوزنگ ہے عوام کے لیے۔ آج ایک بندہ جو ہے وہ بالکل بلیک ہارٹ ہے، کالی بھیڑ ہے، اور دوسرے دن اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہی بہت شکریہ اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے۔ نے پروگرام میں شرکت کی، اور بریگیڈیئر ظفر سید صاحب اور اظہر صدیق صاحب، شکریہ۔ انصاف، صرف انصاف سے معاشرے قائم رہ سکتے ہیں۔ پاکستان یا دنیا کوئی ملک کتنا بھی اس کے پاس سورس ہوں، ایٹم بم کتنے مرضی بنا لے، انصاف نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں طاقتور طبقے کے متعلق یہ گمان رہتا ہے کہ ان کو سزا نہیں ملتی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ گمان رہتا ہے، اور یہ ثابت بھی ہوتا ہے، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جی ایسا ہو رہا ہے تو یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا نہیں کیا جا رہا، لوگ باقاعدہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ نظام عدل ایسا ہونا چاہیے، 2 منزلہ نظام ہو جاپان کی طرح، ایک آدمی کہ ٹائم لیمٹ ہو کہ آپ نے کوئی کیس سننا ہے، ٹرائل ہو رہا ہے، اور پھر آپ اپیلیٹ کورٹ کا بھی ٹائم ہونا چاہیے، اس کے بعد کام ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے کیسز میں لوگ اپنی زندگیاں گنوا چکے، کیا ہم اس کو بدل نہیں سکتے؟ یہ حکومت کی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جہاں وہ یہ بنا رہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی منظور کی ہے، اسے میں تو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو سر فہرست ہمارا CRPC اور قانون اور انصاف کے اداروں کے متعلق ایک نہایت جامعہ اور جوڈیشری کو ساتھ ملا کے ایسا نظام وضع کرنا چاہیے تاکہ عوام کو اس سے انصاف مل سکے۔ جب انصاف ملے گا تو تبھی مضبوط ملک ہوگا، ورنہ خواب ہیں، اور خواب تو خواب ہی رہتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگنا کیا کہتے ہیں، لوٹ چکیں جب جنگ، ڈاکو گھار چکو جب جنگ میں بازی، تو بعد میں تو
ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।